हरे कृष्णा बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? विश्वजीत समर्थ, बाकी बच्चे किधर हैं? किधर हैं बाकी सब बच्चे? अटेंडेंस में बहुत झोल कर रहे हैं हमारे 7th के बच्चे। चलो आप लोगों को मैं आपका अटेंडेंस का थोड़े दर्शन कराता हूँ। यस प्रभु समर्थ, अभी भी 2 ही बच्चे हैं इधर। ये देखो आपके अटेंडेंस की दशा दिख रही है। हर्षवर्धन ने ज्वाइन किया, दिख रहा है कि नहीं? ये देखो, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, खींच लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अटेंडेंस दिख रहा है। हर्षवर्धन, देखो टोटल 360 मिनट्स की क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें से हर्षवर्धन ने 259 मिनट्स अटेंड किए हैं, वेरी गुड। विश्वजीत ने तो 357, वेरी गुड। समर्थ ने 342, वेरी गुड। लेकिन कुछ हमारे महान बच्चे हैं इधर, आयुष, कार्तिक, इन्होंने तो 100 भी पार नहीं किया आंकड़ा। आर्यन, आज इनको छोड़ेंगे नहीं, आज इनको कॉल करके ही छोड़ेंगे। ओमकार, देखो तुम्हारे अटेंडेंस का हाल भी। हेलो। हाँ, तुम्हारा लाइव क्लास है आर्यन, किधर है तुम अभी? हेलो सर। हाँ, लाइव क्लास है तुम्हारा। हाँ सर, आता आता हूँ। आता आता हूँ। तुम मम्मी, तुम्हारे डैडी किधर है? डैडी से बात कराओ। सर एक मिनट एक मिनट। सर आता हूँ। नहीं नहीं, डैडी को फोन दो पहले। सर नहीं है यहाँ। कहाँ है? उनका नंबर दो मुझे। सर एक मिनट। उनका नंबर दो मुझे, डैडी का। एक मिनट सर। ये देखो, ये वीआईपी बच्चे हैं, इनको कॉल करके बुलाना पड़ता है। सर, आयुष ब्रदर इज चैतन्य ओनली, so he is not attending classes from his brother's study, has told me. ठीक है, आयुष से भी बात करेंगे हम आज। हाँ आर्यन, स्वागत है आपका। आप वीआईपी बच्चे हो हमारे, आपको कॉल करके बुलाना पड़ता है। आपको खुद अकल नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग नहीं आर्यन, आज तो मैं तुम्हारे पापा से बात करने वाला हूं, मुझे पापा का नंबर भेजो, आज डिस्कस किया जाएगा। ये देखो तुम्हारा अटेंडेंस डिस्प्ले किया है मैंने, ये देखो क्या हाल करके रखा है तुमने। ये डेट है 22 सितंबर का, फिर 25 सितंबर, 29 सितंबर, फिर 2 अगस्त, 6 अगस्त, 9, 13, तो सब डिटेल है। तो इसलिए जो बच्चे अटेंडेंस नहीं कर रहे हैं सर, देन ही कैन टेक सेकंड फोन। सेकंड फोन नहीं, रिकॉर्डिंग सुन सकता है ना, रिकॉर्डिंग लेक्चर। वो एक भी रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं देखा उसने, मैं उसके वो भी रिकॉर्ड है मेरे पास।
आयुष ने ना रिकॉर्डिंग लेक्चर देखा, आर्यन तो बिल्कुल ही अटेंड नहीं करा। आर्यन का भी हालत कुछ खराब ही है। 136 ओनली। कार्तिक, कार्तिक को क्या हो गया अभी? एनीवन नोज वेयर इज कार्तिक? तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। आई विल नॉट वेस्ट सर ही अटेंडिंग अदर लेक्चर। अदर लेक्चर मतलब समझ नहीं आया इस समय। और कौन सा लेक्चर हो रहा है इस समय? आपका 7th का लेक्चर हो रहा है, तो और कौन सा लेक्चर हो सकता है इस समय? हिंदी का लेक्चर कैसे हो सकता है इस समय? ये तो कुछ नहीं। हिंदी मैथ्स वो कहां से आ गया? कार्तिक ने कुछ तो भेजा है। कार्तिक बेटा तुम्हारा लाइव लेक्चर है, कहाँ पे हो तुम? फटाफट आ जाओ। नहीं, मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप समझते नहीं है कितना सीरियस इशू है। आप लोगों की वजह से टीचर्स परेशान हो जाते हैं। सर कार्तिक इज आल्सो नॉट अटेंडिंग। अच्छा, वो हिंदी और मैथ के लेक्चर भी अटेंड नहीं कर, ठीक है। नहीं, आज इनसे बात होगी क्लियरली, आज छोड़ेंगे थोड़ा इनको। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। टुडे आई हैव कम अप विद सम इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप लोग सब स्टोरी सुनना चाहते हैं? यस। बस आर्यन को स्टोरी नहीं सुननी लगता है। सो दिस स्टोरी इज बेसिकली, आप लोगों ने सैम्यूल लैंगले का नाम सुना है? हैव यू एवर हर्ड दिस नेम? ओके। आप लोगों ने राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? अरे समर्थ कितनी बार नो नो करेगा, समझ गया मैं। राइट ब्रदर्स बहुत फेमस नाम है, जिन्होंने डिस्कवर किया प्लेन। बाकी लोग यस दे डिस्कवर्ड दैट मैकेनिज्म हाउ इट इज फ्लाइंग। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, जो सैमुअल था एक्चुअली ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन इनका नाम कोई जानता ही नहीं है। हम जानते हैं किसको, राइट ब्रदर्स को। तो जो राइट ब्रदर्स थे, अगर आप देखा जाए, इनके पास सक्सेस होने के बहुत कम चांसेस थे, लेकिन फिर भी ये लोग सक्सेसफुल हुए। क्यों? क्योंकि 3 चीजें इन्होंने अपने दिमाग में डाल दी थी। यस, दिस इज द राइट ब्रदर्स। 3 चीजें जो इन्होंने गांड बांधी थी, वो था हार्डवर्क। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। दूसरा था इंस्पिरेशन। हार्डवर्क, इंस्पिरेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इनकी लाइफ में था, वो था सेंस ऑफ अर्जेंसी। वो तो है ही, टीम वर्क तो है ही, ऐसा नहीं है, सुनिए। सेंस ऑफ अर्जेंसी बोलते हैं इसको। सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब
जैसे अभी हम हमारा लाइव लेक्चर चल रहा है, आप में से कुछ बच्चे अभी भी अपनी दुनिया में लेक्चर भी अटेंड नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है चलता है, लेकिन ये तीन चीजें हार्ड वर्क, इंस्पिरेशन और सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और इनको हमेशा लगा नहीं अभी करना है, ये अभी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो हम लाइफ टाइम को भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे आप लोगों को कुछ लग रहा है तो हम 7th में पढ़ रहे हैं, अभी क्या इतना हम हार्ड वर्क क्यों करें। लेकिन अगर आपका ड्रीम है कल आईआईटी क्रैक करना, आईएएस ऑफिसर बनना, डॉक्टर, कुछ अच्छा करना लाइफ में, कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, तो आपको ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है जो इन तीनों दोनों भाइयों ने दिखाई। सेंस ऑफ अर्जेंसी बोलते हैं इसको। वही सेंस ऑफ अर्जेंसी की वजह से इन्होंने एक हिस्टोरिकल डेट जो कोई भूल नहीं सकता हिस्ट्री में, उसको गढ़ दिया। वो क्या था? 17 दिसंबर 1903। इन्होंने हिला दिया पूरी दुनिया को। और वहां पे इन्होंने किया ये सब ऑन द ग्राउंड ऑफ किटी हॉक्स करके एक जगह का नाम है यूएस में। ये आता है स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। इधर इन्होंने पहली फ्लाइट भरी थी 59 सेकेंड्स के लिए। कैरोलिना। तो इसलिए अगर आप बच्चे, आप लोग भी चाहते हैं कि आप कुछ करें, आपको भी हम हिस्ट्री में कोई रेफर करे, नहीं तो इस हिस्ट्री में आप कहीं गुम जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं आपको आप आए थे, कब गए थे। हाँ बेटा यही है फोटोज का। तो इसलिए ड्रीम देखना जरूरी है आपकी लाइफ में। अभी ड्रीम देखो, करना क्या है मुझे लाइफ में, मैं कैसे कुछ कंट्रीब्यूट करूं सोसाइटी के लिए अच्छा। इसलिए अगर आप देखते हैं हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? पूर्व मतलब होता है हम इससे पहले, पहला वाला नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, पूर्व मतलब जो भी है उनसे पहले। ये हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, मालूम है आपको? एपीजे अब्दुल कलाम जी। हम्म। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला है, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप। वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, ड्रीम वो है इज द थिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप, जो आपको सोने ही नहीं देता। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने भी कुछ ड्रीम देखा भी है। किसका क्या है लक्ष्य, क्या है गोल, क्या है मुझे बताओ। आप बच्चों में से क्या है, आप लोगों को क्या करना है फ्यूचर में? कुछ है, कुछ सोचा है आप लोगों ने? क्या है आप लोगों का लक्ष्य? विश्वजीत को आईआईटी क्लियर करना है, और समर्थ को डॉक्टर बनना है, और बाकी बच्चों को क्या करना है? बाकी बच्चों को वड़ा पाव की दुकान खोलनी है, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओमकार को क्रिकेटर बनना है। हाँ, और बाकी? तो अगर आपके ये कुछ ड्रीम है ना, उसके लिए भी अभी से उसको जीना सीखो। वो आपको सोने नहीं देना चाहिए। हर्षवर्धन को आईपीएस करना है क्लियर। तो देखो आप सब लोगों के कुछ ड्रीम है, लेकिन अभी जे अब्दुल कलाम जी आपको बोलते हैं अगर आपको ड्रीम फुलफिल करना है ना, ये मंत्र है उसके लिए, वो आपको सोने नहीं देना चाहिए। यू शुड, दैट ड्रीम इज थिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना छोड़ दें, यहाँ से आईआईटी कानपुर यूनिवर्सिटी में जाना है, उसका मतलब है क्यों आईआईटी बॉम्बे क्यों नहीं जाना है? आईआईटी बॉम्बे सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है यार। तो मैं पॉइंट क्या है, क्यों ड्रीम सोना मतलब नहीं, वो आपके कॉन्स्टेंटली दिमाग में रहना चाहिए। और वैसे ही फिर आपको हार्ड वर्क करना है, वैसे ही उसको बिल्डअप करना है एवरी डे। आपको आपको अगर आईआईटी क्लियर करना है, जिसको उसने तो अभी तक 10th भी पढ़ लिया होना चाहिए था, एमबीबीएस इन मेरिट क्यों पॉसिबल है। देखो अभी नीट में 720 स्कोर किया बच्चों ने, पॉसिबल है, तो बच्चे कर रहे हैं। इसलिए कुछ कुछ अगर आप देखें ना, कुछ बच्चे ज्यादा पॉइनियर होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, हमेशा एक सक्सेसफुल रहते हैं। क्यों? उनका एटीट्यूड में ये तीन चीजें रहती हैं, हार्ड वर्क, इंस्पिरेशन रहता है उनकी लाइफ में, हमेशा कोई ना कोई इंस्पायर रहे हो किसी से। यस। और तीसरा क्या है? सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी रखो लाइफ में। कैसा नहीं कि कल, आज ही इंपॉर्टेंट है, आज का दिन मैंने क्या किया अपनी लाइफ में। एक जर्नल लिखना शुरू करो, रोज शाम को बोलो कि मैंने अपने ड्रीम के लिए क्या किया आज।
आज मैंने क्या किया, आज किसी को आईआईटी कर, मैंने आज उसके लिए क्या किया, किसी को क्रिकेटर बना उसके लिए मैंने आज क्या किया। तो इवन क्रिकेटर बनने के लिए भी आपको पढ़ना, इंटेलिजेंट होना है, आपको बोलना आना चाहिए अच्छी तरह, आपका लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, तभी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इंडिया को नेशनल लेवल पे। तो पढ़ना तो तब भी जरूरी है। तो इसलिए आप सब लोग कृपा करके सेंस ऑफ अर्जेंसी समझिए और अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। तो अभी मुझे बताइए इस स्टोरी का हम क्या दे सकते हैं, टाइटल ऑफ द स्टोरी क्या दोगे आप लोग? कार्तिक ने फाइनली एंट्री मारी है। हार्ड वर्क इज वे टू सक्सेस। विश्वजीत बेटा ने पिताजी ने बोला आईआईटी कानपुर में जाना, ठीक है कोई बात नहीं। और हार्ड वर्क इज वे ऑफ सक्सेस, और कोई बताओ टाइटल। और हाँ जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, आप कुछ भी ऐसा नोट्स वोट्स बनाने मत बैठो इधर। मैं आपको बैकपैक, जैसे हमारा क्लास खत्म हो जाएगा बैकपैक आपको प्रोवाइड कर लूंगा, और आप इमीडिएटली वो बैकपैक के नोट्स डाउनलोड करके लिखते रहिए आराम से। यहाँ पे आप बस आपकी आंखें और कान आंखें और कान खुले रखो, ठीक है? तो आई थिंक ओके, बाकी किसी को सूझ नहीं रहा है क्या? सेंस ऑफ अर्जेंसी इज इंपॉर्टेंट लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेंस ऑफ अर्जेंसी। वेरी गुड सर। आफ्ताब है द हाईएस्ट ऑफ इंडिया। यस, आफ्ताब और एक और लड़की है, दो लोगों ने 720 स्कोर किया। ओके तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म हुई। होप आपको अच्छी लगी हो। अभी मुझे बताओ पिछले टाइम हम कहाँ पे थे, कहाँ तक पढ़े हम लोग? हाँ हाँ मुझे पता है, वन इज मैन वन इज वुमेन। तो लास्ट टाइम हम कौन से टॉपिक पे थे? तो रदरफोर्ड मॉडल हमने कंप्लीट कर दिया पूरा। इज इट डन? इट्स ओवर। तो अभी रदरफोर्ड के आगे भी लेट्स, देयर इज सम क्वेश्चनरी एक्चुअली आफ्टर रदरफोर्ड इज ओवर, देयर इज सम क्वेश्चनरी इन योर टेक्स्ट बुक, लेट्स सी दैट। लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। होप आप सब लोगों को दिख रहा है बोर्ड पे क्लियरली। कैन यू सी दिस फुल? समर्थ प्लन पुलिंग मॉडल नहीं, रदरफोर्ड भी हो गया, पिछली बार पढ़ा है ना मैं रदरफोर्ड। अगर आपका नहीं हुआ तो आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देख सकते हो वापस। आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो मुझे बताओ, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं अनम्यूट नहीं, अनम्यूट क्यों क्या करना है? देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच डिस्कवरी डिड पॉइंट आउट। मैंने आपको बोला ये माइक में अनम्यूट सिर्फ रिवीजन में करूंगा, आप रिवीजन करेंगे ना तब हम रीडिंग करेंगे, अभी फिलहाल रिवीजन होना चल रहा है। सो विच डिस्कवरी डिड पॉइंट आउट दैट एन एटम हैज इंटरनल स्ट्रक्चर? फटाफट रिप्लाई करो पहला क्वेश्चन का। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्कवरी पॉइंट आउट दैट द एटम हैज इंटरनल स्ट्रक्चर? इंटरनल स्ट्रक्चर किस डिस्कवरी से पता लगा? ओके विश्वजीत ने आंसर दिया, जय थॉमसन। और कोई? देखो बच्चों जरूरी नहीं है कि जो पहले ने आंसर दिया वो सही हो। विच डिस्कवरी, बेसिकली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, ऑब्वियसली वो जे थॉमसन ने किया था,
उससे हमको पता लगा कि इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर भी है. सो दोज आंसर्स आर राइट जो जिन्होंने जे थॉमसन बोला. देन लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट्स आवर सेकंड क्वेश्चन? What is the difference between the solid atom in the Dalton atomic theory and Thomas atomic theory? देखो बच्चों ये सब हम पढ़ चुके हैं. बूंदी लड्डू is found in internal structure. नहीं, बूंदी लड्डू का तो एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि कैसे वो एटम से स्ट्रक्चर बनता है. Now the question is, what is difference between the solid atom in the Dalton's atomic theory and Thomas? डिफरेंस क्या है? ऑब्वियसली इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिफरेंस, क्योंकि डाल्टन ने कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात ही नहीं की. उसने बोला था एटम इज अ होल. लेकिन जे डाल्टन ने बोला नहीं, इट्स ए प्लम पुडिंग मॉडल जैसा है. वो पॉजिटिव स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं इन बिटवीन. सो दैट वाज होल डिस्कवरी ऑफ थॉमसन. सो यहां तक क्लियर है? इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप क्लियर. So Dalton did not give the atom as internal structure. J. Thomson gave the internal structure of the atom. Yes, very good. And third, let's go for the third question now. Explain the difference between the distribution of positive charge in the Thomson atomic model and Rutherford atomic model. क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो थॉमसन का मॉडल को प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ने पूरा वो एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इसको आउटकम्स कंप्लीटली डिफरेंट मिले. तो नाउ द क्वेश्चन इज, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था? No. Let's go for third question now. Read the third question. Okay, Vishwajit has answered obviously. नो, एक्चुअली अगर आप देखेंगे जो हमारा थॉमसन का था पॉजिटिव चार्ज, वो क्या था? होल स्फीयर इज ए पॉजिटिव चार्ज. इफ यू रिमेंबर व्हाट ही टोल्ड अस, उसने क्या बोला? जो ये पूरा स्फीयर है, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज है, पूरा स्फीयर ही पॉजिटिव चार्ज. दिस वाज व्हाट थॉमसन प्रपोज्ड. व्हाइल एज जब रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की, उसने बोला नहीं भैया, पूरा जो है ये खाली है, पूरा पॉजिटिव चार्ज तो बीच में है, सेंटर में ही है. So these were the difference. He told the whole sphere is a positive charge, while as the Rutherford told no, the nucleus is positive charge. यहाँ पे positive charge center में है इसके. Anyone else? See, you don't need to type. You can write on your notebook and send me the image. You can send me the image also. Now your answer is correct, Vishwajit. Obviously your answer is correct, no doubt. So let's go for the fourth question. Hope you understood. सबको समझ आया? Third question, please type yes. Please type 3. 3 type करो. समर्थ, क्या नहीं समझ आया समर्थ बेटा? Smart not understood. Okay, let me explain you in this way. जो थॉमसन था, अच्छा उसको क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया तो क्वेश्चन देखना, एक्सप्लेन दिया हुआ है.
Explain the difference between the distribution of positive charge in Thomson atomic model and Rutherford atomic model. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो थॉमसन ने कैसे बोला कहां पे पॉजिटिव चार्ज, और रदरफोर्ड के मॉडल में वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, डिफरेंस क्या था इन दोनों में, समझा तुझे अभी? बेसिकली जो हमारे थॉमसन थे उसने क्या बोला, ये एटम है और ये जो पूरा एटम का जो स्फीयर है ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है पूरा, ये पॉजिटिव चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच बीच में कहीं एम्बेडेड है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में कहीं तो ऐसा ऐसा कहीं एम्बेडेड है। ये हमारे किसने बोला, जेजे थॉमसन, और ये फिक्स्ड है। लेकिन हमारे जो रदरफोर्ड जी हैं उन्होंने क्या बोला, बोला भैया ऐसा नहीं है, ये जो स्फीयर है पूरा ये कोई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है इधर, पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर में है, इधर है न्यूक्लियस के अंदर, इधर पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर क्या है, जो वहां तो बट्टा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा उसका मानना था, और बीच में काफी स्पेस ओपन है, कुछ भी नहीं है, इसलिए जब वो अल्फा रेज क्या हो गई थी, वो डायरेक्ट पास थ्रू हो गई थी, ज्यादा मैक्सिमम रेज पास थ्रू हो गई। अगर ये पॉजिटिव स्फीयर होता तो मैक्सिमम लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती, वापस आ जाती, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव डिफ्लेक्ट करता, लेकिन डिफ्लेक्ट हुई नहीं, क्रॉस हुई, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में नहीं है, ये गलत एजम्पशन था थॉमसन का, और ये उन्होंने मॉडल दिया करेक्ट मॉडल फिर एटम का, कि भाई नी सेंटर में है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, साइड में उसके एटम्स। समझा बच्चों कि अभी भी कोई डाउट है? समझा कि नहीं समझा? नहीं बेटा, थॉमसन ने प्रोटॉन के बारे में कुछ बताया ही नहीं, आप समझ रहे हैं, उसने प्रोटॉन का कोई कंसेप्ट ही नहीं था थॉमसन के पास। जब थॉमसन डिस्कवरी कर रहा था ना, उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, और उसने क्या बोला, ये जो पूरा स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज है, उसको प्रोटॉन के बारे में नहीं पता था, उसको न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था। इवन उस मामले में रदरफोर्ड को भी पता नहीं था, ये पॉजिटिव चार्ज उसको मालूम था, उसको नहीं मालूम था प्रोटॉन है न्यूट्रॉन अंदर, उसको सिर्फ इतना पता था ये पॉजिटिव चार्ज है अंदर, बस इतना मालूम था उसको। ये प्रोटॉन और इसका अगर आप देखेंगे, फिर मैंने आपको टाइमलाइन बताया था ना, आई होप आप यू रिमेंबर द टाइमलाइन मैंने आपको दिखाया था, उसमें फिर डिस्कवरी बहुत बाद में हुई इसकी। अगर आप एटॉमिक टाइमलाइन याद करेंगे, ये देखो, जे जे थॉमसन आता है 1987 में, ठीक है, इसने निकाला इलेक्ट्रॉन, फिर गोल्डफाइड एक्सपेरिमेंट 1907 में हुआ, हु टोल्ड, नहीं, बाय एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट देयर इज स्पेस, नो वन टोल्ड हिम। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो अल्फा रेस थी वो क्रॉस फुल चले गई। रदरफोर्ड रदरफोर्ड जो पिछली बार, मुझे लगता है आपने क्लास मिस तो नहीं किया ना, पीछे वाला क्लास? हाँ, तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट, उसमें उसने क्या देखा, मैक्सिमम जो अल्फा रेज है वो पास थ्रू हो गई थी एटम से। अगर वो पास थ्रू हो गई मतलब क्या, obviously there is a empty space, lot of empty space in the atom, that is the reason all alpha rays are passing through it, so that how he came into conclusion। उसको नहीं मालूम था प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, उसको इतना समझा कि जो पॉजिटिव है वो सेंटर में, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर में जब वो अल्फा रे स्ट्राइक हुई थी, दे वर टर्निंग बैक, दे वर कमिंग बैक ऑलमोस्ट 180 डिग्री, deflecting also when they are going close, मतलब there is some positive in the center and it is very heavy mass, क्यों, क्योंकि वो रिबाउंड हो रही थी। तो अगर आप ये टाइमलाइन में जाएंगे, थोड़ा घुसेंगे इस टाइमलाइन में, बहुत कुछ है इस टाइमलाइन में, आपके सब आंसर आ जाएंगे। सबसे पहला आंसर आपका देखो, जॉर्ज थॉमसन ने कब निकाला,
जे थॉमसन 1987, फिर रदरफोर्ड आए 1907 में। अभी तक अगर आप देखेंगे यहाँ कोई प्रोटॉन वोट्रॉन कुछ नहीं हुआ है। इवन 1903 में मिल्कन करके आए, उन्होंने सिर्फ चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन का। आप समझ रहे हैं, यहां पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो रही, 1932 में इधर डिस्कवर हो रहा है न्यूट्रॉन। आप समझ रहे हैं, सो इट्स लाइक सो मच आगे आगे ये जा रहा है। कैडविक। सो टाइमलाइन याद रखो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? सो व्हाट इज द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमस एंड रदरफोर्ड? बताओ फटाफट, इसका आंसर तो ऑलरेडी मैंने दे दिया आपको। Yes, Vishwajit, perfect answer. Now, can someone tell me the fourth one? What is the point difference between the place of electrons in the atomic model of Thomas and Rutherford? हाँ समर्थ, वेरी गुड, वेरी गुड। वही उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन हर जगह एम्बेडेड है, इट्स फिक्स्ड। While as Rutherford told, it's not fixed, they are revolving. There are a lot of space between electrons and nucleus, and the electrons are revolving around the nucleus. Okay, fifth one. What is the thing which is present in the Rutherford atomic model and not present in Dalton and Thomson? कौन सी चीज है? इट्स सिंपल आंसर, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की वो किसने की? वो तो हमारे जे थॉमसन ने की ना, न्यूक्लियस। ना डाल्टन में, हाँ न्यूक्लियस, जिधर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर। सो दिस न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बेसिकली इज द by given by Rutherford, which is not in the Dalton, not in the... Now the point is, जैसे अगर आप देखेंगे जो रदरफोर्ड का मॉडल था, इन्होंने बोला न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। हाँ करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, नो इसने तो बहुत आराम से बोल दिया कि भाई रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू क्या रिवॉल्व कर रहा है? आपका ये एटम रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे फिजिक्स में एक लॉ है, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी जो रिवॉल्व करती है, सर्कुलर ऑर्बिट करती है, उसका एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होता है। मतलब उसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है अगर कोई भी चीज जो चार्ज है इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट, मतलब ये न्यूक्लियस लिया था हमारे रदरफोर्ड ने और उन्होंने बोला था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। लेकिन ये जो फिजिक्स का लॉ है इलेक्ट्रिकली, इसमें क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है जो रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट में, इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। मतलब जो अभी इसने एक चक्कर मारा ना, इसका एनर्जी कम हो जाएगा, मतलब ये और अंदर आएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और एक दिन फिर न्यूक्लियस में ही घुस जाएगा। तो मतलब कंटिन्यूअसली कोई भी रोटेट कर रही है उसकी एनर्जी कम होती रहेगी। यस, ये समझ आया यहां तक आपको? तो रदरफोर्ड के हिसाब से ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर सब एटम घुस जाएंगे फिर फाइनली, लेकिन ऐसा होता नहीं। रियलिटी में एटम इज स्टेबल। आप समझ रहे हैं ना, एक स्टेबल एटम। ऐसा नहीं कि एटम, ये जो पेन है इसमें, ये भी तो एटम का बना है, मोबाइल फोन या पेन। ऐसा नहीं कि ये इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, गायब हो रहा है। सब स्टेबल है, टेबल स्टेबल है, पेन स्टेबल है, सब स्टेबल है। मतलब रदरफोर्ड ने जो ये दिया था इसमें गड़बड़ थी, मतलब दिस वाज नॉट राइट। जो इसने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, वो एजम्पशन गलत था। क्यों?
एजम्पशन गलत क्यों था? क्योंकि वो एजम्पशन के हिसाब से क्या मतलब, वो रिवॉल्व करेगा तो उसको लूज करेगा एनर्जी, लूज करेगा तो वो तो एक दिन न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। तो इसलिए फिर हमारे बोहर साहब आए, जिनका नाम था बोहर। इन्होंने दिया, नील बोहर ने दिया मॉडल 1913 में। तो अभी हम नील बोहर के मॉडल को देखेंगे, और आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए, ये मैं सब आपको नोट्स दे दूंगा। तो रदरफोर्ड के हिसाब, नील बोहर के हिसाब से बोहर स्टेबल एटॉमिक मॉडल 1913 में दिया, इन द ईयर 1930। ये डैनिश साइंटिस्ट थे नील बोहर, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बाय पुटिंग फोर्थ स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। सो द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या क्या थे उसके, वो हम देखेंगे। इन्होंने एक्चुअली क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, पहले आप इसके पोस्टुलेट्स देख लो, बाद में हम इस पे चर्चा करेंगे। इन्होंने बोला द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाइज इन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑर्बिट एट द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब इसने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस लाइज इन द कंसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स। मतलब अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक कंसेंट्रिक सर्कल में रिवॉल्व करते हैं। ओ सॉरी, जो डिलीट करना था तो हुआ नहीं, सॉरी डिलीट हो गया। Sir, can you please tell your name? Sir, it is not correct that Rutherford told. So Bohr's atomic model told that electron is stable. हाँ, my name is Raghuraj, or you can tell me Rajiv Bandra, whatever you can. Okay, listen. So your understanding, see, Rutherford gave assumption, he did experiment. उसको दिखता तो नहीं है ना इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, वो देख नहीं सकता है। उसने एक्सपेरिमेंट किया और कुछ प्रिजम्पशंस किए, समझ रहे हैं आप? जैसे आपको मालूम है कि जहां पे भी धुआं निकलता है वहां पे मतलब आग लगी होगी, है ना? Don't get Dikshit, अरे don't confuse Vishwajit people, please concentrate on study. Dikshit means spiritual name. Spiritual means I have two names. You can call me Rajiv, Raguraj, or Rajiv, whatever you feel good. Generally, all students refer me as Raguraj sir only. So now the point is like try to understand. देखो आपको मालूम है जहां आग लगती है, जहां वहां पे धुआं निकलता है. So this is your assumption. तो आपने कहीं दूर पहाड़ पे देखा वहां धुआं है, तो आप प्रिज्यूम कर सकते हैं कि अरे वहां आग लगी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है। वो धुआं क्लाउड की वजह से भी हो सकता है, या कुछ और रीजन, फॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसकी वजह से आप कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। वैसे ही रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उससे कुछ कंक्लूजन निकाले कि अरे हाँ, अगर ये सब रेज पास हो रही है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर साइड में, ये स्टेबल नहीं है, बराबर, ये उसने कंक्लूजन निकाला। लेकिन जब उसने वो कंक्लूजन पोस्टुलेट्स लिखे, बाद में फिजिक्स की डिस्कवरी हुई, उन्होंने बोला अगर कोई भी बॉडी रिवॉल्व कर रही है वो एनर्जी लूज करती है। अभी रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और वो एक दिन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ऐसा होता नहीं। इसलिए फिर आए हमारे बोहर जी। तो बोहर ने बोला भैया जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रैंडमली घूम रहे हैं, ये एक्चुअली पर्टिकुलर शेल में घूम रहे हैं, और वो सही एनर्जी लूज नहीं करते हैं। ये तभी करते हैं अगर इसको एक शेल से दूसरे शेल में जम। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, एनीवन एल्स हु इज फेसिंग दिस? अभी क्लियर है मेरा वॉइस?
It's clear now. Okay. What I was explaining you. It's clear now. So what exactly this thing, what was happening? Rutherford told this is nucleus, और ये एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ इधर रिवॉल्व कर रहे हैं। वो तो ये फिजिक्स के लॉ की वजह से बोले अरे इलेक्ट्रॉन एक जगह रिवॉल्व नहीं कर सकते, वो गिर जाएंगे इसके अंदर, तो ये गलत था। फिर हमारे अपने बोर जी आए, बोर मॉडल ने क्या बोला, न्यूक्लियस है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ही शेल पे रिवॉल्व नहीं कर रहे, बहुत सारे शेल्स हैं, कंसंट्रेटेड शेल्स हैं, उधर रिवॉल्व कर रहे हैं ये लोग। और ये जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इनका एनर्जी फिक्स है। एनर्जी फिक्स मतलब ये कहीं भी गिरेंगे नहीं, ये वो एनर्जी लूज नहीं कर रहे हैं, फिक्स है इनका एनर्जी। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में जाना है तो या तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा इसको, अगर ये उधर बाहर से अंदर आएगा तो इसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट था, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन द कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल समझते हैं ना, जिसका एक ही सेंटर हो उसको कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस वाज देयर। पहला पॉइंट समझ आया आपको बच्चों? यस सर लिखो फटाफट, नेक्स्ट पॉइंट जाता हूं मैं। This is how the Bohr's model is exactly for a neutron atom. अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो सेंटर में है, ये न्यूक्लियस है विच इंक्लूड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है ये शेल में घूम रहे हैं आजू बाजू इसके, समझे आप? यही तो इन्होंने बोला। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, उसने बोल दिया भाई वो क्या है, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनका ये, when an electron has to jump from inner orbit to the outer orbit, it absorbs energy equal to the difference of energy levels. When it jumps from the outer orbit to the inner orbit, then its energy is equal difference. ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस ध्यान दो आप। बेसिकली इसके कहने का मतलब क्या है, ये है इसके कहने का मतलब, सिंपल सी बात है। वो जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर के शेल से अंदर जाना है तो उसको एनर्जी लूज करना पड़ता है। यहां देख रहे हैं एनर्जी यहां से लूज कर रहा है जब उसको N3 से N2 आना है। लेकिन अगर उसको शेल के यहां से ऊपर जाना है तो उसको एनर्जी गेन करना पड़ता है, तो भी वो ऊपर शेल में जा पाएगा। वही इसका मतलब है, सिंपल। समझे यहां तक कि नहीं समझे? वेरी गुड। तो मैं, आप इसके नोट्स का टेंशन मत लो, मैं आपको इसका बैकपैक भेज दूंगा, आप इसके नोट्स बनाइए जो भी हमने आज डिस्कस किया। और याद रखिए, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ अर्जेंसी, एंड व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? N1 means number of shell, पहला शेल, दूसरा शेल, we'll discuss in next class, don't worry. Okay, bye, take care, Hare Krishna.